हेलो एवरीवन, सारण गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, एक गांव की कहानी। और इसके अंदर हमने किस गांव के बारे में पढ़ा था? फतेहपुर गांव के बारे में। चैप्टर पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि उत्पादन क्या होता है, जिसको कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी गांव को हमें विकसित गांव में रखना हो तो उसके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उस गांव में अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 1 बाय 1 कई सारी फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा जो कि फतेहपुर गांव में अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल कि कैसे वहाँ पे एजुकेशन अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, डिग्री कॉलेज है। हमने देखा कि वहाँ का हेल्थ का जो सिचुएशन है कैसा है, तो वो भी हमने देखा कि वहाँ पे एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर है और इसके अलावा वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, पक्के रोड्स हैं, मोड ऑफ कन्वेंस जो है यानी कि जो परिवहन के साधन है वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम उसकी लोकेशन की बात हमने जो की थी तो हमने ये देखा था कि लोकेशन जो है वो उसकी काफ़ी अच्छी है। रीज़न क्या है कि वो अपने नियर बाय टाउन और जो कस्बे हैं उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो सारी फैसिलिटीज़ को हमने देख करके फाइनली यही कंक्लूज़न निकाला कि फतेहपुर क्या है, एक विकसित गाँव है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है हम इसको देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स का, केवल 9th का ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, पर यही चीज़ें आगे जा कर के आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, यानी फर्स्ट हमारी जब क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोडक्शन मीन्स होता क्या है, उत्पादन कहते किसको हैं, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ में यूटिलिटी को क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ में उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन हमारे सामने है कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना। मतलब इसको रटना नहीं है, समझना है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो एज इट इज़ रखा हुआ है। ठीक है, पर उसको हमने कोई स्किल के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मान लीजिए कि जो कपास का रुई होता है वो अपने आप उगता होगा, उसका कोई यूज़ नहीं था पहले। ठीक है, कोई ख़ास यूज़ नहीं होता होगा, लेकिन बाद में जब एक स्किल पता चला, लोगों को ये पता चला कि इस कॉटन प्लांट से, कपास के पौधे से धागे बनाए जा सकते हैं, तो फिर कपास के जो रुई है उससे धागे बनाए गए और फिर उन धागों से क्या बनाया जाने लगा, कपड़ा बनाया जाने लगा। तो जब तक वो कॉटन प्लांट है तो उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन जब उसमें उपयोगिता क्रिएट कर दिया गया, किस तरह, उसको एक मैन्युफैक्चर करके कपड़े के रूप में, तो हमने क्या देखा कि उसमें उपयोगिता क्रिएट हो गई। ठीक है, तो उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, 1 मार्क्स का है। अब मैंने क्या कहा कि उपयोगिता क्रिएट कैसे करेंगे, किसी भी वस्तु का रूप बदल कर, जैसे मैंने अभी कहा कि कॉटन प्लांट को थ्रेड में कन्वर्ट कर देना, तो उसके रूप को बदल दिया गया। स्थान, मान लीजिए कि बालू होता है, जो सैंड है ना, बालू है, ये रेगिस्तान में बालू है या उधर का बालू, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, पर वही नदियों का बालू जो है, नदी के जो आपका किनार बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स होते हैं, उसका जो बालू है वो काफ़ी यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो आपने देखा कि वहाँ पर उसका कोई यूज़ नहीं है, पर यहाँ पे केवल उसका स्थान बदल गया है तो यहाँ पे काफ़ी यूज़ है, या अधिकार बदलकर उसकी उपयोगिता बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, जैसे बढ़ई लकड़ी से मेज और कुर्सी बनाता है। जब तक वो लकड़ी है, पेड़ में एक लकड़ी है, उसकी बहुत ज़्यादा खास उपयोगिता नहीं है,
उपयोगिता है, पर क्योंकि वो जलाने के काम नहीं आएगा, ठीक है, जलावन के लिए ईंधन के काम में आ सकता है सूख जाने पर। लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किसी कारपेंटर के द्वारा किसके अंदर, फर्नीचर में, तो वो मोर यूज़फुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारा आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि जब तक ये धागा है, मतलब अगर मान लीजिए कॉटन प्लांट था, कॉटन प्लांट से ये धागा वगैरह बना, धागा से फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, मैट बन रहा है। अब ये ज़्यादा यूज़फुल हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह हमने देखा कि यहाँ कारपेंटर क्या कर रहा है, इस तरह की लकड़ियाँ कोई खास काम की नहीं रहेगी, पेड़ में और बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसी लकड़ी की कीमत धीरे धीरे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी उसकी उपयोगिता बढ़ गई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था और फिर से आपको इस चीज़ को पढ़ना है। मैंने कहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उत्पादन के साधन हैं क्या, यानी किसी उत्पादन की डेफिनेशन मैंने अभी तुरंत बताई आपको कि किसी भी चीज़ में यूटिलिटी को क्रिएट करना, यानी उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। तो ये उपयोगिता का जो सृजन होगा ये अकेले पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी चीज़ जो है जब तक आपस में कंबाइन नहीं होगी तब तक उपयोगिता का सृजन नहीं हो सकता है, उत्पादन नहीं हो सकता है। इसलिए उत्पादन के 4 साधन हैं, आपको 5 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं 5 भी है, 4 से भी काम चल जाएगा। पहला है, जैसे यहाँ पे 5 है और 4 भी हो सकता है, मतलब हिंदी बुक्स में आप देखना कि ये 5 लिखा जाता है। अगर एनसीईआरटी आप देखोगे सीबीएसई में जो यूज़ हो रही है तो उसमें क्या है, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही मेनली देखा जा रहा है। पहला है भूमि, एकदम याद कर लेना है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के मुख्य साधन क्या क्या है, तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम या साहस, ठीक है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, और संगठन को हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे और उद्यम को हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये याद कर लेना, ये भी 1 मार्क्स का, दो एक मार्क्स का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि उत्पादन किसे कहते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि उत्पादन के मुख्य 4 साधन कौन कौन से हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है भूमि। उत्पादन का सबसे फर्स्ट जो साधन है, ठीक है, फैक्टर जो है वो क्या है, प्रोडक्शन का जो वन ऑफ द मेन, और या फिर कह सकते हैं वन ऑफ द फैक्टर जो है वो क्या है, भूमि, जिसको कि हम लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब जनरली हम लोग भूमि का मतलब समझते हैं ज़मीन के ऊपरी सतह से, यही समझते हैं ना बच्चों। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भूमि का मतलब हमारा केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ना हो करके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे होता है, ठीक है। फिर से आपको बता दूं कि भूमि का तात्पर्य अर्थशास्त्र में केवल पृथ्वी के ऊपरी सतह से ना हो करके सभी प्राकृतिक संसाधनों से होता है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे भूमि प्रकृति प्रदत्त संसाधन है और ये हम जानते हैं कि भूमि जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, यानी इसे हमें प्रकृति ने प्रदान की है, इसलिए हम इसे प्रकृति प्रदत्त कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या है, जमीन, जो कि हर कोई समझता है कि लैंड का मतलब ही, भूमि का मतलब ही जमीन है, बट इसके अलावा जितने भी मैंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल नदियाँ, जंगल, पहाड़ और खनिज, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, जो चारों पांचों हैं, उनमें से भूमि जो है ये उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उत्पादन को एक बेस प्रदान करता है, ठीक है। सारे फैक्टर्स जो हैं, सारे संसाधन हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग आवश्यक है, ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो हमारे अर्थ पे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, और इसको बनने में बहुत समय लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी ये प्राकृतिक संसाधन हैं इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए,
ठीक है। जैसे लैंड देख लिया आप, यहाँ जो ये मान लीजिए पहाड़ ही उसको कंसीडर करो, ठीक है। रिवर हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम किस में कंसीडर करेंगे? लैंड में, यानी कि भूमि में। तो ये हमारा हो गया पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड। नेक्स्ट, अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो एक गांव के बारे में है, फतेहपुर गांव के बारे में। अब हम देखते हैं कि फतेहपुर में कितनी भूमि उपलब्ध है, ठीक है, और वहाँ के किसान क्या करते हैं। तो जनरली जो फतेहपुर गांव है, हमने अभी बताया आपको कि वहाँ पर 150 फैमिलीज़ रहती थी। फर्स्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि 150 लोगों का परिवार है फतेहपुर में, जिसमें कुछ लोग अमीर है, यानी अमीर से वहाँ तात्पर्य क्या है? जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, यानी भूमि के मालिक हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो गरीब का है, यानी कि जो भूमिहीन किसान है। क्लियर? यहाँ पर अब खेती किसकी होती है? जो वहाँ पर भूस्वामी है, वहाँ पे क्या करते हैं? खेती किन किन फसलों की करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इसलिए वहाँ के जो फार्मर है, किसान है, वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए केवल रेन वाटर पे डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि वो इरिगेशन के लिए क्या करते हैं? जो नलकूप है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत आसानी से वो क्या करते हैं? एक वर्ष में मोर देन 1 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फसलों को ग्रो करते हैं। तो अगर हम भारत की खेती को देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉप्स के सीज़न हैं, यानी फसल जो कितने तरह के फसल उगाए जाते हैं, तो मेनली यहाँ पे हमारे 2 सीज़न हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जो फसलें बोई जाती हैं, उनको हम ज़ैद क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हम वापस किस पे आ गए हैं? फतेहपुर के ही किसानों पर आ गए हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना कि मतलब किस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फतेहपुर के किसान ग्रो करते हैं, है ना, कि विभिन्न प्रकार की फसलें, कौन कौन सी फसलें जो हैं वो फतेहपुर के किसान उगाते हैं। तो हमने अभी बताया कि अच्छी बिजली की सुविधा की वजह से, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से वहाँ के किसान मोर देन 1 क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इसलिए खरीफ के सीज़न में खरीफ क्रॉप, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, जो कि बारिश में स्पेशली आपका या गर्मी में होता है आपका, जैसे धान, हरी सब्जियां। खरीफ सीज़न में ये लोग धान, हरी सब्जियां उगाते हैं। रबी सीज़न में ये लोग क्या करते हैं? जो ठंड का होता है उसमें गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये गन्ने की भी खेती करते हैं, ठीक है। और एक साल में मोर देन 1 क्रॉप्स को ग्रो करना ही क्या कहलाता है? बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। बहुविध फसल यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। मोर देन 1 क्रॉप, एक से ज़्यादा फसलें एक वर्ष में उगाने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो आप यही बताओगे कि एक वर्ष में अगर किसान एक से ज़्यादा फसलों को उगाता है तो इस विधि को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फतेहपुर गांव के किसान बहुविध फसल प्रणाली को अपनाते हैं? बिल्कुल अपनाते हैं। क्यों? कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ के किसान खरीफ भी उगाते हैं, रबी क्रॉप्स भी उगाते हैं, बीच में गन्ना, ये सारी चीज़ें जो है ये भी फसलों को उगाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीज़ इन्हें हेल्प करती है? तो क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे है इरिगेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है किसानों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बात की वहाँ पे। देखो रबी क्रॉप्स यहाँ पे देख लीजिए, राइस है, कॉर्न है, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन। यहाँ भी देख लो आप कि ये खरीफ क्रॉप्स हैं। ये रबी क्रॉप जिसमें मेन क्रॉप क्या है हमारा? गेहूँ है। इसके अलावा जौ, चना, गन्ना, सरसों, ये सारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब क्योंकि अभी तक हम भूमि पे ही पढ़ते हैं तो मैंने आपको तुरंत अभी बताया कि भूमि ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि स्थिर है, यानी कि
वर्ल्ड में या फिर पूरे अर्थ पे जितना भूमि है, लैंड है, वो फिक्स्ड है। आदमी बहुत ज़्यादा अपने मन से घर बना सकता है, भूमि के ऊपर जितना भी हाई राइज बिल्डिंग है वो बना सकता है, पर भूमि तो खुद से नहीं बना सकता है। तो अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये नेचुरल रिसोर्स यानी कि ये लैंड जो है या फिर जो अदर नेचुरल रिसोर्स है, ये हमारे अर्थ पे फिक्स्ड अमाउंट में है, ठीक है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वही अभी जो ये बैक में मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि भूमि स्थिर साधन है। अब फतेहपुर के गांव जो हैं वो ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। ऐसा समझो कि आप उस गांव में हैं और आप भूस्वामी हैं और आपको ज़्यादा इनकम चाहिए खेती से, तो आप क्या करेंगे? खेतों अपने आप जो है खेत बढ़ा सकते तो है नहीं, आप खरीद सकते हैं दूसरे के खेते, लेकिन ऑलरेडी अगर सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो आप अपने खेतों को का आकार तो बढ़ा नहीं सकते अपने आप, ठीक है। तो इसलिए इनकम जनरेट करने के लिए वहाँ के किसान क्या करते हैं? बहुविध फसल प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और काम करते हैं कि वो खेती को आधुनिक तरीके से करते हैं। आधुनिक तरीके की खेती क्या होती है? जिसके अंदर खेती के अंदर अगर आधुनिक जो टेक्निक्स है या आधुनिक जो मशीन है उनका इस्तेमाल करके जब खेती की जाती है तो ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार मैं बता रही हूँ आपको कि क्वेश्चन अगर आता है कि फतेहपुर के जो किसान हैं वो, क्योंकि लैंड इज़ फिक्स्ड, भूमि स्थिर है, तो अगर वो अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, इनकम को अगर बढ़ाना चाहते हैं खेती से, तो क्या उनके पास कोई तरीका है? तो यस, दे हैव टू वेज, दो तरीके हैं। पहला है बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा क्या है? मॉडर्न फार्मिंग। और वहाँ के किसान बहुविध फसल प्रणाली भी करते हैं और दूसरा क्या है कि वहाँ के किसान जो है वो मॉडर्न फार्मिंग भी करते हैं, यानी मॉडर्न टेक्निक के थ्रू फार्मिंग करते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब हम देखते हैं लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, भूमि का बंटवारा उस गांव में किस तरह से है। अब ज़मीन तो है वहाँ पे, खेत तो हैं, पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ लोग भूस्वामी हैं और कुछ भूमिहीन हैं। अब जो भूस्वामी हैं उनको उनके फार्म के एरिया के आधार पर, खेतों के आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: छोटे किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये कैटेगरी बनाई है किसानों की, ये किस बेसिस पे बनाई है? ये हमने देखा कि वो कितनी उनके लैंड होल्डिंग्स है, यानी कि खेतों का आकार उनके पास कितना है। अगर फार्मर के पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है ना, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो उनको हम कंसीडर करेंगे कि वो एक स्मॉल फार्मर है, यानी कि छोटे किसान है। अगर मोर देन 10 हेक्टेयर्स है ना, 10 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है, तो उनको हम बड़े किसानों की श्रेणी में शामिल करेंगे। और अगर इन दोनों के बीच में अगर किसान है, यानी कि इतनी लैंड होल्डिंग रखता है, तो उसको हम मध्यम किसान कहेंगे। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो यहाँ पे क्लियर है कि वहाँ पे जो खेत है वो लोगों के बीच में बराबर नहीं बटा हुआ है। यहाँ पे कुछ किसान हैं जिनके पास खेतों के आकार काफ़ी छोटे छोटे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमने क्या देखा कि खेतों के जो आकार है वो काफ़ी बड़े हैं। तो इसी को आप देख करके समझ सकते हैं कि किसान तो सभी होते हैं, जो भी ज़मीन होल्ड करता है, यानी लैंड का ओनर होता है, भूमि खेतों का मालिक होता है, लेकिन उनके बीच में भी खेतों के आकार को लेकर के क्या होता है, श्रेणियाँ बटी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्या फतेहपुर में भूमि का समान वितरण है किसानों के बीच में, तो आप क्या कहोगे? इसको देख के क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भूमि का क्या है, असमान वितरण है, यानी कि सभी किसानों के पास समान मात्रा में भूमि नहीं होती है।
पर और ये मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आप समझ रहे हो। जो हमारा इंडियन अगर हम फैमिली सिस्टम को देखेंगे तो हमारे पे क्या है कि बंटवारा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास इतना बड़ा खेत है और अगर उसके 4 बेटे हुए तो इस खेत को 4 भागों में बांट दिया जाएगा। तो फिर क्या है, यहाँ पे जो खेतों का आकार है वो छोटा हो जाएगा। फिर अगर ये किसान है, इसके भी 4 बेटे हुए तो इसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ पे छोटे खेतों का। और हम जानते हैं कि अगर खेतों का आकार छोटा होता है तो वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छे से हम नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि परिवार के बंटवारे से भूमि छोटे हिस्सों में बंट सकती है। कुछ किसानों के पास अधिक भूमि होती है और बहुत किसानों के पास कम भूमि होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि फतेहपुर की जो गांव है वहाँ पे किसानों के बीच में भूमि का असमान वितरण है। और इसका वन ऑफ द मेन कॉज क्या है, एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, हमारे यहाँ का जो इंडिया का जो एक बंटवारा वाला जो व्यवस्था है उसकी वजह से, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जिसके अंदर चकबंदी ये सब किया गया, जिसके अंदर छोटे छोटे खेतों को मिला करके बड़ा, जैसे अगर इसका खेत यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो यहाँ पे बदला बदली करके इसको ही 2 बड़ा खेत दे दिया गया। तो कई सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आता है, ये तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज लैंड यानी कि भूमि। अब हमारा आता है दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना टाइम्स, वो है श्रम। श्रम जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर। तो जनरली श्रम से हमारा मतलब क्या होता है, यानी श्रम या श्रमिक से, यानी कि जो खेतों में काम कर रहे हैं हम कहते हैं कि वो श्रम कर रहा है। तो श्रम को अगर हम इकोनॉमिक्स में अगर हमें परिभाषित करना है तो श्रम हम क्या कहेंगे, किसी भी उत्पादन के कार्य में मनुष्य द्वारा किया गया जो प्रयास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, श्रम कर रही हूँ। अगर कोई अपने खेत में हल चला रहा है तो वो क्या कर रहा है, मानव वहाँ प्रयास कर रहा है, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रम कहेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ अभी अब खैर वो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे कि यहाँ पे उत्पादन का सक्रिय साधन हम क्यों कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को बस ध्यान रखिएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब श्रम तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक होता है फिजिकल लेबर और एक होता है मेंटल लेबर। फिजिकल लेबर यानी कि जो शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ना तो आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है और न ही बहुत ज़्यादा आपको स्किल यानी कुशलता की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम एक स्कूल की ही बात करें कि एक स्कूल में उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब स्कूल में कहा गया कि घंटी लगा दो, है ना, घंटी लगा दो। तो घंटी लगाना क्या आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। तो वो कैसा है, शारीरिक श्रम। अगर किसी को कहा कि झाड़ू लगा दो, ठीक है, सफाई कर दो, तो क्या ये आप इसको किस में कंसीडर करोगे, शारीरिक श्रम में या मानसिक श्रम में? तो वो भी शारीरिक श्रम में। जिसको झाड़ू पकड़ना आ जाएगा वो अच्छा खराब झाड़ू लगा ही लेगा। जैसे अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे अगर बहुत सारा जो कैसे नक्शा बनाना है घर का या जो भी है आपका, वो दिमाग का काम है, पर मिट्टी को सर पर उठाना या ईंटे को सर पे उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाना, वो कैसा है, शारीरिक श्रम। तो हम कह सकते हैं कि श्रम जो है किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय प्रयास को ही हम श्रम कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला शारीरिक श्रम, जिसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है और न ही बहुत ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है, ठीक है। और दूसरा होता है मानसिक श्रम, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे श्रम को आप किस में काउंट करिएगा? क्या कोई भी यहाँ खड़ा होकर के आपको पढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है। तो जो भी मानवीय उत्पादन के कार्य में अगर कोई मानव प्रयास कर रहा है जिसके अंदर अगर नॉलेज की भी आवश्यकता हो और स्किल की भी आवश्यकता हो, तो उसे हम किस में रखेंगे, मानवीय श्रम में रखेंगे, ठीक है। तो श्रम कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, शारीरिक और मानसिक।
क्योंकि श्रम कर रहे हैं तो श्रम को उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो श्रम को उसका रिवार्ड जो है वो मजदूरी के रूप में मिलता है। तो श्रमिकों को श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि लेबर को वेजेस मिलती हैं, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब मजदूरी क्या होती है, या तो नकद के रूप में मिलेगी। गांव में आप देखते हो ना कि अगर कोई गेहूं की कटाई होती है जो भी, तो या तो उसको पैसे के रूप में भुगतान किया जाता है, यानी नकद के रूप में भुगतान किया जाता है, नहीं तो उसको गेहूं ही दे दिया जाता है, यानी कि वस्तु के रूप में भुगतान करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल देखो, इसको आप किस में कंसीडर करिएगा, इनको किस में कंसीडर करिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ये शारीरिक श्रम कर रहे हैं यहाँ लैपटॉप के सामने बैठ करके। ये कौन सा श्रम है, ये मानसिक श्रम है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट साधन है वो है पूंजी, है ना, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। अब पूंजी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिना पूंजी के उत्पादन संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं पूंजी की, तो पूंजी जो है इसका उत्पादन में उपयोग होने वाली मनुष्य द्वारा उत्पादित संपत्ति है। यहाँ पे पहले इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब फिर हम अपने पीपीटी को देखेंगे कि उत्पादन की प्रक्रिया में डिफरेंट स्टेजेस पर कई सारे इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, उन सभी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। अब ये पूंजी जो है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी पूंजी और एक होती है अस्थायी पूंजी। ठीक है, स्थायी जिसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं और अस्थायी पूंजी जिसे कि हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, उत्पादन के डिफरेंट स्टेजेस पे कई सारे इनपुट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे हम पूंजी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल, और एक होता है अस्थायी पूंजी, यानी जिसको कि क्या कहते हैं हम, अस्थायी पूंजी जिसे कि हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। जैसे अगर हम आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हो तो कौन क्या हो रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना उत्पादन की प्रक्रिया। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ट्रैक्टर है ना, यहाँ पे ये वाटर पंप है, ठीक है, और यहाँ पे सीड्स हैं यानी बीज हैं। अब मुझे आप बताइए कि एक बार अगर ट्रैक्टर को अगर हम खरीद लेंगे, इस पंप सेट को अगर हम खरीद लेंगे, तो क्या इस खेती के सीज़न के बाद क्या उसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्या इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक बार खरीदने पे इसका जो उपयोग है ये लॉन्ग ईयर्स के लिए हम कर सकते हैं ना, बहुत लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। अगर ट्रैक्टर को खरीदे तो 5 साल 10 साल आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो बीज है इसको एक बार अगर आप छिड़क दीजिएगा, बहुत दिन रखिएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, यानी बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि स्थायी पूंजी क्या है या अस्थायी पूंजी क्या है, या फिक्स कैपिटल क्या है या वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक है, यहाँ पे यानी स्थायी पूंजी की डेफिनेशन क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया में वो इनपुट्स जो कि एक बार खरीदने पे लंबे समय तक चलते हैं उनको हम क्या रखेंगे, फिक्स कैपिटल में रखेंगे, और जो केवल एक बार इस्तेमाल होती है जैसे खाद हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। कैश को भी हम लोग किस में रखेंगे, वर्किंग कैपिटल में रखेंगे, यानी अस्थायी पूंजी में रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रैक्टर, स्थायी पूंजी के अंदर क्या क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर, टूल्स, सीड, ट्रैक्टर हो गया, इसको हम रखेंगे फिक्स कैपिटल में, सीड्स को हम रखेंगे वर्किंग कैपिटल में, इरिगेशन पंप को हम रखेंगे फिक्स कैपिटल में, और जितने भी टूल फार्म्स होते हैं ना, जितने भी फार्मिंग टूल्स होते हैं, कुदाली, हसुआ, जो भी होता है, ये सारी चीज़ों को हम किसके अंदर रखेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने कुदाल खरीद लिया तो कई समय तक चलेगा, तो उसको भी हम फिक्स कैपिटल में यानी स्थायी पूंजी में रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बस थोड़ा ही एक टॉपिक बचा है, उसके बाद हम अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। तो क्लियर हो गया, पूंजी दो प्रकार की, स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी। जो पूंजी लंबे वर्ष तक काम आती है उसको हमने स्थायी पूंजी में रखा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गया, ये सारी चीज़ें, कैश हो गया, ठीक है, और नहीं, कैश को वर्किंग में रखेंगे। और अस्थायी पूंजी जो कि उत्पादन में केवल क्या होता है, एक बार इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको हम किस में रखेंगे, अस्थायी पूंजी में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
और लास्ट है संगठन या उद्यम। संगठन का मतलब ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी अभी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, यानी लैंड यानी भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है। अब कोई एक तो व्यक्ति होना चाहिए जो कि इनको आपस में क्या करे, कंबाइन करे, ठीक है, इनको आपस में ऑर्गेनाइज करे, तभी जा कर के उत्पादन संभव होगा, ठीक है। तो संगठन क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी को उत्पादन में लगाता है, ठीक है। ये भूमि है, ये निष्क्रिय साधन है, ये अगर आप यूज़ ना करो तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। श्रम को सक्रिय में रखा जाता है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। पूंजी भी निष्क्रिय में ही रहेगा, पर संगठन जो है ये एक सक्रिय साधन है। यानी क्यों सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साधन है, क्योंकि ये इन तीनों को आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन सब हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, लैंड हो गया, लेबर हो गया, है ना, कैपिटल है, ठीक है। लेकिन जब तक ये व्यक्ति यहाँ पे काम नहीं करेगा तो क्या उत्पादन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आप यहाँ पे देखो कि फैक्टर, यहाँ पे लैंड हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, यहाँ पे देख रहे कि जैसे लैंड है, ये कैपिटल अपना यूज़ कर रहा है, ठीक है। और जब तक कोई व्यक्ति इसमें, मान लीजिए ज़मीन है, सारे साधन उपलब्ध है, पर जब तक वो खुद खेती नहीं करेगा तब तक क्या खेती पॉसिबल है? वो एक किसान क्या करता है, खेतों को तैयार करता है, उसमें बीज डालता है, उसको इरिगेट करता है, फिर फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटता है, उसको बेचता है। तो कोई एक सक्रिय साधन है कि नहीं जिसने सबको ऑर्गेनाइज किया। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्पादन के साधन अपने आप उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि उनको संयोजन की आवश्यकता है। तो उद्यम क्या होता है, उद्यम को हम साहस भी कहते हैं, और ये उत्पादन का जोखिम उठाता है। अब इसको, क्योंकि ये उद्यम जो है ये जोखिम उठा रहा है, तो बदले में इसे क्या मिलेगा? बदले में इसे मिलेगा रिवॉर्ड, यानी कि इसे लाभ मिलेगा। और अगर उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, क्योंकि जोखिम का मतलब है क्या, कोई जोखिम लेता है तो या तो उसको, यानी हाई रिस्क अगर कोई लेता है तो या तो उसे लाभ मिलता है या फिर उसे घाटा मिलता है। इसीलिए हमने उद्यम को साहस कहा, क्यों? क्योंकि ये जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो लास्ट हमारा यही हुआ कि चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है संगठन और उद्यम, जो कि सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपस में संयोजित करता है और उत्पादन को पॉसिबल बनाता है। बदले में इसे आइदर लाभ मिलेगा या फिर घाटा मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को टॉपिक को पढ़ा। आप सारे नोट्स उतार लीजिएगा, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।